गुड आफ्टरनून भाई लोग, गुड आफ्टरनून। अच्छा 4 बज गए। गुड इवनिंग, फिर गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। और आज से हमारा नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है एटीएम में, दैट इज इंडियन पॉलिटी। ठीक है भाई, पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी हो चुकी है, उसके पहले हमारी मॉडर्न हिस्ट्री हो चुकी है और शायद एंशियंट भी हो चुकी है, मेडिवल वहां पे रहती है, तो वो सब करेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, बस थोड़ा वेरिएशन लाने के लिए सब्जेक्ट चेंज कर दिया है, अब पॉलिटी आ रहा है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है। तो शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी का पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूं, ऑटोमेटिकली इन क्वेश्चंस के थ्रू ही काफी कुछ आपका कवर हो जाने वाला है। ठीक है भाई, अलग से फोल्डर बनवा दिया गया है, तो ये अलग से ही दिखेंगे आपको। ज्योग्राफी का भी फोल्डर के लिए अलग से बोल दिया गया है, वो भी बन जाएगा अभी आज ही। ठीक है, चलो, प्रणाम माही प्रणाम। चलो बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि दिवाली धमाका ऑफर बहुत बढ़िया चल रहा है। जो भी हमारे एटीएम के बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं जीके की, डिटेल में पूरा का पूरा बेसिक से एडवांस, बिना देरी किए भैया इस कोर्स को आराम से खरीद लो 399 में। इससे कम प्राइस नहीं हो सकता। बाद में मत बोला कि सर थोड़ा और कम कर दो, थोड़ा और कम कर दो, क्योंकि ये बढ़ जाएगा, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। तो जो लोग भी बेसिक्स अपने क्लियर नहीं किए हुए हैं और सीधे एटीएम में घुसे हुए हैं, फटाफट से ज्वाइन करो ताकि तुम्हारी तैयारी बढ़िया तरीके से हो सके। और ये एक बार का कोर्स है, बार बार तो जीके पढ़ने का झंझट भी नहीं है। ठीक है, 10 जगह घुसोगे उससे अच्छा है एक जगह घुस के बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है भाई, और अगर थ्योरी पहले से अच्छे से हो रखी है फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो आराम से एटीएम में पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? जल्दी से बताओ भाई। अगर बेसिक्स क्लियर है तो जवाब दे पाओगे, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो भैया एक सवाल भी नहीं कर पाओगे। जल्दी बताओ। शाबाश, कुछ लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर हैं। देखो भैया ध्यान से, तो एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है, एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने पहली बार आइडिया दिया। तो 1934 में एमएन रॉय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया। यानी इससे पहले ये बात चर्चा में ही नहीं थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत का संविधान लिखेगी। मतलब भारत का संविधान तो पहले भी लिखा जाता था, अंग्रेजों के टाइम पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट लिखती थी हमारा संविधान। पर यहां पे पहली बार ये डिमांड की जा रही है कि भारत की अपनी संविधान सभा हो जो भारत का संविधान लिखे। बिल्कुल ठीक है भाई, जस्ट अभी शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है परवीन, देखो ध्यान से। तो 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की कि भाई भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा तो होनी चाहिए। पर अकेले एक आदमी की कहां अंग्रेज सुनने वाले हैं भाई, अकेले एक आदमी के अंग्रेज कहां सुनने वाले हैं। तो फिर इसी बात को आईएनसी ने भी रखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी रखा अगले ही साल 1935 में। अब देखो, एक व्यक्ति की बात तो कहां सुनेंगे अंग्रेज। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी सेम डिमांड रख दी कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो होनी चाहिए। मानवेंद्र नाथ रॉय साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एमएन रॉय साहब सही बोल रहे हैं। तो सेम डिमांड को ऑफिशियली रख दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और ये डिमांड फिर अंग्रेजों ने हल्की फुल्की एक्सेप्ट की 1940 के अगस्त ऑफर में। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, जिन्होंने भी फाउंडेशन में कवर किया, अगस्त ऑफर सबको याद है। तो अगस्त ऑफर में हल्का सा इसको एक्सेप्ट किया, पूरी तरीके से तो नहीं, हल्का सा एक्सेप्ट किया। और ध्यान से सुनो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, पर ये एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाएंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाएंगे। ये अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव के दौरान ये डिमांड अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर ली थी। पर उन्होंने ये बोला था कि तुरंत से नहीं बनाएंगे, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो जाएगा, विश्व युद्ध सेकंड जब खत्म हो जाएगा उसके बाद बनाएंगे। और वही हुआ भी, वही हुआ भी।
1946 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तो कैबिनेट मिशन आता है हिंदुस्तान, तुम सब जानते हो। कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन में 3 बंदे आए थे, है ना भाई। 24 मार्च 1946 को 3 बंदे आए। 24 मार्च 1946 को 3 बंदे आए बच्चों। एक बंदे का नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन वाला बंदा, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये आया। फिर जो हेड बन के आया था उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का जो हेड था उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। और उसके बाद एक तीसरा बंदा था एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये तीन बंदे बच्चों देखो ध्यान से। तो कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तब, और ये 3 बंदे आए कैबिनेट मिशन लेके जिसमें हेड था पैथिक लॉरेंस। और इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इसी संविधान सभा ने हमारा संविधान लिखा जो आज भारत में इंप्लीमेंटेड है। इसी ने हमारा संविधान लिखा। तो याद रखना, बहुत लंबा गेम चला है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, तब जाके हमारा संविधान लिखा गया है। ठीक है भाई। तो पहली बार डिमांड किसने की थी? एमएन रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, बी आर अंबेडकर साहब को तो तुम जानते ही हो। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है तो बी आर अंबेडकर साहब को एक तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है ना, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एम एन रॉय तो तुम्हें पता ही लगी गया कि इन्होंने क्या किया। बी एन राव ये हमारी संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे। तो हमारी संविधान सभा में बी एन राव का क्या रोल है बच्चों? संविधान सभा में जिस दिन दूसरी बार मीटिंग हुई संविधान सभा की, ध्यान से सुनो, जब संविधान सभा बन गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो जब दूसरी मीटिंग हो रही थी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी मीटिंग थी, तो इस मीटिंग में संविधान सभा में यह जरूरत फील हुई कि एक संवैधानिक सलाहकार हमें चाहिए जिसको कानूनों की नॉलेज हो, अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों की नॉलेज हो, ताकि हम देख सकें कि भाई कौन सा कानून काम का है, कौन सा कानून काम का नहीं है। तो हमें संवैधानिक सलाहकार की जरूरत है। और तब जाके संवैधानिक सलाहकार के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पर, संवैधानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया बी एन राव साहब को। किसको बच्चों? बी एन राव साहब को। तो याद रखना, बी एन राव जो है हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, और इनकी नियुक्ति 11 दिसंबर 1946 को ही दूसरी मीटिंग में संविधान सभा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आप सब जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट थे, स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है भाई, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष। और मैं आपको बताऊं ये कब से लेकर कब तक इस पद पर रहे। संविधान सभा के अध्यक्ष के पद पर रहे ये 11 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी, जब तक कि संविधान सभा को भंग नहीं कर दिया, 24 जनवरी 1950 तक ये हमारे स्थायी अध्यक्ष रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये फैक्ट है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हमने यहीं पर कवर कर लिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भाई सीधी बात है, तुम सब जानते हो कि हमारी संविधान सभा ने, ध्यान से सुनो मेरी बात, हमारी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कैबिनेट मिशन ने बना तो दी, संविधान सभा बन तो गई, कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो दी, पर इसकी जो पहली मीटिंग हुई, पहली बार जब संविधान को लिखने का जो प्रोसेस चालू हुआ, तो भैया वो डेट थी 9 दिसंबर 1946 को।
संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और संविधान लिखने का काम शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। तो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 को, देखो भाई ध्यान से, यहां 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक 2 साल, ध्यान से देखो, 2 years 11 months 18 days हो जाते हैं। तो 2 years 11 months 18 days, लगभग 3 साल का टाइम लगा और हमारा संविधान इस दिन बन के तैयार हो गया। और इसी दिन हमने हमारे संविधान को एडॉप्ट कर लिया। हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, अभी एडॉप्ट किया है, अपनाया है कि भाई हमारा संविधान बन चुका है, बहुत बढ़िया बना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संविधान को एडॉप्ट किया गया, संविधान को अपनाया गया इस दिन। और याद रखना, पूरी तरह से तो संविधान को इंप्लीमेंट नहीं किया गया इस दिन। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं हुआ है, संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। पर इस दिन 3 प्रावधान हमें जरूरी तौर पर लागू करने पड़े। एक तो था चुनाव संबंधी यानी इलेक्शन से रिलेटेड कानून, चुनाव संबंधी यानी इलेक्शन से रिलेटेड जो कानून है वो लागू करने पड़े सेम डे जिस दिन संविधान बन गया। उसके बाद क्योंकि तुरंत डिसाइड करना था कि कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है, तो फिर नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस वो उसी दिन इंप्लीमेंट करने पड़े। नागरिकता संबंधी प्रावधान उसी दिन इंप्लीमेंट करने पड़े बच्चों। उसके बाद तीसरा जो एक प्रावधान जो इंप्लीमेंट किया गया वो था, इलेक्शन हो गया, नागरिकता हो गया, वो था पार्लियामेंट्री प्रोविजंस यानी कि संसदीय प्रावधान। क्योंकि टेम्परेरी सरकार तो चली रही थी, पहली बार जनरल इलेक्शन 1951 में होंगे, पर टेम्परेरी सरकार तो तब तक चली रही है, तो संसद तो चली रही है, तो संसदीय प्रावधान भी उसी दिन इंप्लीमेंट हो गए थे। तो ये 3 प्रावधान, ये 3 तरह के प्रोविजंस हम लोगों ने सेम डे इंप्लीमेंट करती 26 नवंबर 1949 को। बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो याद रखना बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, जब हमें पता चला कि हमारा संविधान बनके तैयार है। तो वो तारीख है 26 नवंबर 1949 और आज के टाइम में हम 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के तौर पे मनाते हैं। संविधान दिवस के तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे मनाते हैं संविधान दिवस। ठीक है बच्चों, तो 26 नवंबर 1949। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? पहले मैं आपको यहां पे एक चीज समझा देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखो। बिल्कुल, सबसे पहले तो यह समझ लो कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, ध्यान से देखो, ये मान के चलो तुम कि ये बोरो किया हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कट कॉपी पेस्ट किया है। हमने हमारे संविधान के बहुत सारे तत्वों को, बहुत सारी चीजों को बोरो किया है। कहां से मैं आपको बताता हूं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, 70% जो कंटेंट है हमारे संविधान का, 70% जो कंटेंट है हमारे संविधान का, वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो अंग्रेजों ने हमारे लिए इंप्लीमेंट किया था। उस टाइम पे तो हमें पसंद नहीं आया, पर अब जब हम संविधान अपना बना रहे हैं तो उस टाइम पे हम उसी एक्ट को रेफर कर रहे हैं, उसी एक्ट से चीजें देख रहे हैं। उस टाइम पे हमें पसंद नहीं आया, पर अब चीजें समझ में आ रही कि हाँ, उसमें भी कई सारी काम की चीजें थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम
1935 से हमने 70%, 90 नहीं, 70% कंटेंट लिया है। 70% हमारा संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, और बाकी जो 30% है, बाकी 30% कंटेंट हमने ले लिया 10 देशों के संविधान से, 10 देशों के संविधान से। और ये जो 10 देश हैं, 10 कंट्रीज हैं, इनके संविधानों को बहुत डिटेल में पढ़ के जो बेस्ट एलिमेंट्स निकले उनको हमने लिया, और एलिमेंट्स को लिया है एज इट इज, कंटेंट नहीं चेपा है। ध्यान से सुनो, 10 देशों के संविधानों से हमने बाकी का 30% लिया है। अब बात यह है कि 70% कंटेंट या 75% कंटेंट हमने इस एक्ट से ले लिया, बाकी 25 या 30% हमने 10 देशों के संविधानों से ले लिया। पर एक चीज याद रखना, हमने दोनों ही जगह से सिर्फ तत्व लिए हैं, एलिमेंट्स लिए हैं, उनके अंदर की चीजें हमने खुद ने बनाई हैं देश के हालातों के हिसाब से। 10 देशों के संविधानों में 10 देशों के कौन कौन से 10 देश हैं मैं आपको बता देता हूं एक बार। जैसे हमने यहां से ब्रिटेन, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है तो काफी सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली, काफी सारी चीजें हमने यूएसए से ली, काफी सारी चीजें हमने कनाडा से ली, उसके बाद हमने आयरलैंड से भी कुछ लिया है, आयरलैंड से भी कुछ लिया है, उसके बाद हम लोगों ने, ध्यान से देखो, जर्मनी से लिया है, जर्मनी से लिया है तो हमने फ्रांस से भी लिया है कुछ एलिमेंट्स, उसके अलावा हमने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ उस वक्त का, उनसे भी लिया है। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया से भी 2-3 एलिमेंट्स लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से कैसे अमेंड करते हैं संविधान को, वो अमेंडमेंट का प्रोसेस लिया है। और 10वां हमने जापान से लिया है। तो इस तरह से हमने 10 देशों के संविधानों से कुछ कुछ एलिमेंट्स बोरो किए और उसके बाद अपने देश के हालातों के हिसाब से उनको संविधान में डाल दिया। हमने डिक्टो कॉपी नहीं किया है, हमने सिर्फ एलिमेंट्स को लिया है और एलिमेंट्स को अपने हिसाब से डिफाइन किया है, अपने हिसाब से डिफाइन किया है। तो याद रखना, हमारे संविधान को इसी वजह से कि 70% तो एक एक्ट से ले लिया, 30% दूसरों के संविधानों से ले लिया, इसी चक्कर में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। क्या जाता है, क्या कहा जाता है? बैग ऑफ बोरोइंग्स, उधार का थैला। हमारे संविधान को क्या बोला जाता है? उधार का थैला। पर तुम्हें याद रखना है कि हमने उधार सिर्फ एलिमेंट्स लिए हैं जो कि बेस्ट एलिमेंट्स हैं, ताकि हमारा संविधान सबसे बढ़िया बने। ठीक है, तो उधार का थैला हमारे संविधान को बोला जाता है। तो याद रखना, हमने कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है कि हमें उधार का थैला बोला जाए। हमने तत्व लिए हैं और अपने हिसाब से, अपने देश के हालातों के हिसाब से उनको संविधान में डाला है डिफाइन करके। चलो भाई, तो अब तुम मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो भैया, इट इज द मिक्सचर ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। हमारा संविधान कई सारे संविधानों का मिक्सचर है, बिल्कुल। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। भाई, जब बोल दिया कि मिक्सचर है मैनी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? और फिर इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, सिर्फ 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया है क्या? नहीं, वहां से 70% कंटेंट उठाया है। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। नहीं यार, जब ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया सब कुछ, तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से कहां से ले लेंगे? तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट ठीक है और वो है ए। ये कई संविधानों का मिश्रण है, इनफैक्ट 10 देशों के संविधानों का मिश्रण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भाई जल्दी से बताओ, सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, बताओ। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जवाब आ रहा है डी। बिल्कुल, जवाब है डी। तो भैया, हमारे पहले और आखिरी, ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले और आखिरी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं।
बस टेम्परेरी बेसिस पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 2 दिन के लिए बने थे। पहले तो ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो। देखो भाई, जब 9 दिसंबर को, जब संविधान सभा का पहला दिन था, 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक थी, तो इस दिन, ध्यान से देखो बेटा, इस दिन संविधान सभा ने डिसाइड किया कि जो भी हमारे संविधान सभा में सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है, उसके आशीर्वाद से संविधान का काम जो है शुरू किया जाए। हमारी संविधान सभा ने डिसाइड किया। तो भाई सबसे सीनियर जो है वो थे संविधान सभा में, उस टाइम पे सबसे सीनियर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब तुम बोलोगे सर कितनी उम्र थी इनकी, तो मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 74-75 ईयर्स ओल्ड थे उस टाइम पर। 74 से 75 साल की उम्र थी उनकी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। और हमारी संविधान सभा ने यह बोला कि भाई आप जो है हमारे अस्थायी अध्यक्ष बन जाइए, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बन जाइए हमारी संविधान सभा के, क्योंकि आप हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, तो हम आपके आशीर्वाद से ही सारा काम शुरू करना चाहते हैं। तो याद रखना बेटा, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया 9 तारीख को, हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और 2 दिन बाद जब डेट आई 11 दिसंबर की, तो 11 दिसंबर 1946 को, ध्यान से देखो बेटा, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया परमानेंट प्रेसिडेंट संविधान सभा का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुना गया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। ठीक है बेटा, तो परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यही पहले और यही आखिरी प्रेसिडेंट है संविधान सभा के। 11 दिसंबर 1946 से लेकर ये रहे हैं बच्चों इस पद पर 24 जनवरी 1950 तक। 24 जनवरी 1950 तक ये रहे हैं हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, क्योंकि 24 जनवरी लास्ट डे था जिस दिन ये सेशन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद ये खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो 11 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, पहले और अकेले। बाकी अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट लीडर थे हमारे संविधान सभा के। और ये जो प्रैक्टिस है, ये जो आइडिया है, ये लिया गया फ्रेंच कॉन्सेप्ट से ये आइडिया हम लोगों ने लिया। फ्रेंच में इस तरह की प्रैक्टिस है, ठीक है, कि सीनियर मोस्ट लीडर के साथ एक तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट होता है और उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, सम्मानजनक तरीके से हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप सबसे सीनियर हो, तो आप हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनके हमें आशीर्वाद दो और हमारा काम शुरू हो, इस तरह की शुभकामनाएं आप दीजिए। तो फ्रेंच कॉन्सेप्ट को ही इंप्लीमेंट किया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर थे। उन्हीं को 9 दिसंबर को टेम्परेरी ही सही, अस्थायी सही, पर अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 तारीख को बने। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तुम सब जानते हो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखो। लैंग्वेज जो है, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो 2 हो सकती है। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत प्लेन सा है, अगर वो बोलते स्थायी अध्यक्ष तो ऑब्वियस सी बात है फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर वो बोलते कि अस्थायी, वो बोलेंगे, वो ऐसा बोलेंगे, क्लियरली बोलेंगे, तो फिर हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उस हिसाब से आप अभी जब नहीं बोला हुआ है
तो आप पहला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही मानोगे, पहला और आखिरी जो परमानेंट है। पर अगर तुम देखोगे सर ओवरऑल पहला कौन, तो ओवरऑल पहला तो भैया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ठीक है, पर वो टेम्परेरी है, ठीक है भाई। चलो, तो हु हैज बीन नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप सब जानते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि ध्यान से सुनो, ये इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि देखो संविधान सभा में लगभग 389 लोग थे, 4 तो अंग्रेज थे, 385 मान लो, 389 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 389 लोग हैं मान लो हमारी संविधान सभा में उस वक्त जब बनी थी 1946 में। तो उस टाइम पे क्या था कि अब 389 लोगों को एक एक काम तो नहीं पकड़ाया जाएगा, 389 काम थोड़ी देंगे कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू करे और संविधान बनाओ, नहीं। पूरे सदस्यों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, 389 सदस्यों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और उन ग्रुप्स को बोला गया कमिटीज। क्या बोला गया बच्चों, कमिटीज, ठीक है भाई, कमिटीज बोला गया। और ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो कमिटीज हैं, ये 2 तरह की बनी, मेजर कमिटीज और माइनर कमिटीज, यानी कि बड़े ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स। बड़े ग्रुप्स के पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे ग्रुप्स के पास छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो मेजर कमिटीज थी, उन मेजर कमिटीज में टोटल 8 कमिटीज थी, टोटल 8 कमिटीज थी। ध्यान से देखो बेटा, संविधान सभा में सभी लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, कमिटीज में डिवाइड कर दिया, और ये कमिटीज थी 8 मेजर कमिटीज। इन 8 मेजर कमिटीज में एक कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी। कौन सी कमिटी थी बच्चों, ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमिटी कहो या फिर प्रारूप समिति कहो, प्रारूप समिति कहो। इस प्रारूप समिति के, इस ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इस कमिटी के हेड थे। अब मैं आपको बताता हूं सीन क्या है, इस कमिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। जो बाकी की 7 मेजर कमिटीज बनी है ना भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो बाकी की 7 मेजर कमिटीज बनी है, चाहे वो यूनियन पावर्स हो या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या स्टेट्स कमिटी हो या एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स हो या फिर माइनॉरिटीज के ऊपर हो या फिर अपनी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी हो, स्टीयरिंग कमिटी हो, ये सारी की सारी 7 कमिटीज का काम था कि अपना काम करें और किसको सौंपें, ड्राफ्टिंग कमिटी को। ध्यान से सुनो, उन 7 मेजर कमिटीज का काम था कि अपना काम करके वो काम सौंप दें किसको, ड्राफ्टिंग कमिटी को, ताकि ड्राफ्टिंग कमिटी उस सारे काम के बेसिस पे एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करे। ड्राफ्टिंग कमिटी का काम था एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना, एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। ड्राफ्ट या रफ एक ही बात है, ड्राफ्ट या रफ कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। और इस रफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर, इस रफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर, इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हमारा एक्चुअल संविधान बनेगा, हमारा एक्चुअल संविधान बनेगा, ये डिसाइड हुआ था। क्योंकि ये जो रफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आप जितने चाहे बदलाव कर दो कोई दिक्कत नहीं, जितने चाहे चेंजेस कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया तो उसमें संविधान में परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। यहां पर करने की जरूरत नहीं क्योंकि तो रफ काम है, कोई भी लॉ हटाओ, कोई भी लॉ जड़ा वहां पे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल संविधान ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनेगा और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमिटी की थी, यानी अंबेडकर साहब की थी। और ड्राफ्टिंग कमिटी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसके बेसिस पे बनाएगा, जो बाकी 7 कमिटीज या जो बाकी इधर जो माइनर कमिटीज वो सब अपना काम करके सौंप देंगी ड्राफ्टिंग कमिटी को। तो ड्राफ्टिंग कमिटी फिर एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और वो रफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो याद रखना बच्चों, ड्राफ्टिंग कमिटी बनी है 29 अगस्त को, आजादी के 14 दिन बाद, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई, जिसके हेड बने डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और इस ड्राफ्टिंग कमिटी का काम है एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना,
एक रफ संविधान तैयार करना जिसके बेसिस पे एक्चुअल संविधान बनेगा। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो बेटा सभी लोग, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी 29 अगस्त 1947 को और उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया 4 नवंबर 1948 को। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार हो गया जिसके बेसिस पे असल में जो संविधान है वो बना 4 नवंबर 1948 को। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने लगभग साल भर के अंदर अंदर, या ये कहो कि साल भर से थोड़ा सा ऊपर ले गए 1-2 महीने, पर साल भर के अंदर लगभग इन्होंने अपना काम कर दिया और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट कमिटी के ये हेड हैं जो एक्चुअल में संविधान लिख रही है, तो भैया फिर तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें नहीं बोला जाएगा तो किन्हें बोला जाएगा? ठीक है भाई, तो याद रखना ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे। ड्राफ्टिंग कमिटी सभी मेजर कमिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इनको बनाना था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसीलिए इस कमिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और याद रखना कई बार तो ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्य भी पूछे जाते हैं, ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्य भी पूछे जाते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्यों के अगर मैं नाम बताऊं तो आप सब एक बार वर्बली सुन लो और अच्छे से नोट्स बना लेना, यूट्यूब पे भी करवाया है सेम सवाल। तो मतलब डॉक्टर बी आर अंबेडकर तो हैं, उनके अलावा 6 लोग और हैं। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी यानी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद एन माधवराव और टी टी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये 6 लोग थे इस कमेटी में इंक्लूडिंग अंबेडकर साहब, और इन्होंने हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और इसी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमारा एक्चुअल संविधान बना। ठीक है भाई, चलो, तो क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी के हेड है तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो होंगे ही। नेक्स्ट, हु वाज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग है के उपाध्यक्ष कौन थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट किसको चुना गया? भाई अगर प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया तो डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट किसको चुना गया, उपाध्यक्ष किसको चुना गया? बताओ जल्दी से, बताओ भैया, शाबाश, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। अब देखो भाई ध्यान से सुनो मेरी बात। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग थी। तो इस दिन तुम सब जानते हो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है 2 दिन के लिए, फ्रेंच प्रैक्टिस को देखते हुए कि फ्रांस में ऐसा किया जाता है कि जो सबसे बुजुर्ग हैं उन्हीं के आशीर्वाद से काम का एक तरीके से श्री गणेशाय नमः किया जाता है। तो यहां पर भी जो सबसे बुजुर्ग थे वो थे अपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें यहां पर टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट, अस्थायी अध्यक्ष। ध्यान से देखो बेटा सभी लोग, जब सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर को 2-3 अपॉइंटमेंट्स हुए। ध्यान से देखो, 2-3 अपॉइंटमेंट, इनफैक्ट 3-4 अपॉइंटमेंट्स हुए 2 दिन बाद। एक तो परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक तो प्रेसिडेंट कौन चुने गए? प्रेसिडेंट चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट चुने गए। फिर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए? ध्यान से देखो, वाइस प्रेसिडेंट एक नहीं बच्चों, 2 थे। एक तो थे एच.सी. मुखर्जी, जो तुम्हें ऑप्शन में दिख भी गया, एच.सी. मुखर्जी। देखो लिखते हैं मुखर्जी पर पढ़ते हैं मुखर्जी, तो ये तो बाई प्रोफेशन टीचर थे। और दूसरे बने वी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी, वांगल थिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी। पूरा नाम क्या है? देखो इनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, COOMAR। मुखर्जी की स्पेलिंग भी अलग,
कुमार की स्पेलिंग भी अलग, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी, बांगल थिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी। तुम्हें पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, वीटी कृष्णमाचारी। ये दो वाइस प्रेसिडेंट्स बने अपने, एक सिविल सेवक है, वीटी कृष्णमाचारी सिविल सेवक, और एच.सी. मुखर्जी जो है टीचर थे। तो ये वाइस प्रेसिडेंट बने। और एक पोस्ट और क्रिएट की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार। जल्दी बताओ बेटा, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं संवैधानिक सलाहकार कौन बने। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसको बनाया गया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसको बनाया गया सेम डेट को, जल्दी बताओ। बी.एन. राव। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। तो बी.एन. राव यानी बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव साहब को बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो भाई समझ में आ गया। डेप्यूटी चेयरमैन यानी वाइस चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन बना, एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी यहां पर ऑप्शन में नहीं है, तो एच.सी. मुखर्जी ही सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड ऑन, कितनी बार पढ़ लिया अब तो देखो। फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वो अपना टेम्परेरी प्रेसिडेंट यानी कि एक तरीके से अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का, क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे। और फ्रांस की इस प्रैक्टिस को करते हुए हम लोगों ने उन्हीं को यहां पर चुना 2 दिन के लिए। और 11 दिसंबर को हमें परमानेंट प्रेसिडेंट मिल गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आखिर तक रहे, एंड तक रहे। तो भैया द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अब तो इतनी बार पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What was 26th जनवरी कॉल्ड इन इंडिया बिफोर 1947? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था भाई? 26 जनवरी को किस नाम से जाना जाता था 1947 से पहले? जल्दी बताओ सभी लोग, जल्दी बताओ। 26 जनवरी को आज तो गणतंत्र दिवस बोलते हैं, पर 1947 से पहले क्या बोलते थे? हिस्ट्री में भी पढ़ा है और मैंने यहां पर भी पढ़ाया तुम्हें यूट्यूब पर। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस बोलते थे 26 जनवरी। तुम सब जानते हो कि जब 1929 में लाहौर सेशन चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, फाउंडेशन में पढ़ा है ना, देखो ध्यान से। 1929 में जब लाहौर सेशन चल रहा था, ध्यान से देखो बेटा, लाहौर सेशन जब चल रहा था 1929 में, इस लाहौर सेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई तुम सब जानते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल एक एनुअल सेशन रखती थी। ठीक है, तो इस साल भी 1929 में जो सेशन है, एक स्पेशल सेशन के तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रख दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सेशन रख दिया 26 जनवरी 1929 को। तो 1929 में जब लाहौर सेशन चल रहा है आईएनसी का, तो कब चल रहा है? 26 जनवरी को चल रहा है 1929 में। 1929 में 26 जनवरी को सेशन हो रहा है, लाहौर सेशन। ठीक है, और इसमें अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पहली बार नेहरू जी जो हैं किसी आईएनसी के सेशन के प्रेसिडेंट बने, तो इस बार ये बने प्रेसिडेंट। और इन्होंने यहां पर 2 फैसले लिए, सब जानते हो तुम लोग। 2 फैसले क्या लिए भाई? जो भी फाउंडेशन वाले हैं पूरी कहानी जानते हैं इसके पीछे की, है ना। तो पहला फैसला तो ये लिया इन्होंने कि अब से हम लड़ेंगे पूर्ण स्वराज के लिए। अब से किसके लिए लड़ेंगे? पूर्ण स्वराज के लिए। भारत अब से लड़ेगा पूरी आजादी के लिए। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट सेल्फ रूल, कंप्लीट सेल्फ रूल यानी पूरी आजादी, जैसे आज के टाइम में मिली हुई है। यानी कानून भी हम बनाएंगे और उन कानूनों को इंप्लीमेंट भी हम करेंगे। यानी कानून बनाने की शक्ति भी हमारी और उनको एग्जीक्यूट करने की, उनको इंप्लीमेंट करने की शक्ति भी हमारी। यह है पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आजादी दे के जाओ भाई, सीधी बात है। देश से निकलो, ये मांग रहे हैं हम इनसे, पूर्ण स्वराज। जैसे आज है, संसद में कानून बनते हैं, देश में लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से कानून आ रहा है उसको फिर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो पूर्ण स्वराज के लिए हम लोगों ने यहां पर, एक तो नेहरू जी ने यहां पर आह्वान कर दिया एक तरीके से, ठीक है, जबरदस्त तरीके से अनाउंसमेंट। और दूसरा, नेहरू जी ने बोला
कि अगले साल से, यानी अभी 1929 चल रहा है तो अगले साल मतलब 1930, अगले साल से इसी डेट को, अब नेहरू जी बोल रहे हैं इस सेशन के दौरान, तो 26 जनवरी 1929 को यह सेशन चल रहा है ना, 26 जनवरी 1929 को यह सेशन चल रहा है, तो नेहरू जी इस दिन बोल रहे हैं कि अगले साल से यानी 1930 से इसी डेट को यानी 26 जनवरी को हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। भारत का स्वतंत्रता दिवस नहीं, सिंबॉलिक, सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि एक्चुअल वाला तो तभी होगा जब आजादी मिलेगी। तो भारत का सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1930 को, यानी अगले साल। और जब तक हमें रियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती तब तक हम हर 26 जनवरी को, जब तक हमें रियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती, जो कि मिली 15 अगस्त 1947 को, जब तक वो नहीं मिल जाती, 1930 में उन्होंने डिसाइड कर लिया 1930 में कि जब तक हमें रियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती तब तक हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे, सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करवाएंगे। ठीक है, तो भारत सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा, सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेगा जब तक कि रियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती। तो ये 26 जनवरी 1930 से हम लोगों ने मनाना शुरू किया और 26 जनवरी 1947 तक हमने मनाया, क्योंकि आजादी तो 15 अगस्त में मिली ना, तो जनवरी में तो हम मना चुके थे। 26 जनवरी 1947 को भी हमने मनाया। 18 साल तक किसी एक दिन को हमने स्वतंत्रता दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया है। और इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि 18 साल तक जिस डेट के साथ हमारा इमोशनल कनेक्ट है, अब 15 अगस्त 1947 के बाद इस डेट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए, ये हम नहीं चाहते थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि जिस दिन को 18 सालों तक ऐसे माहौल में जहां लोग एक एक दिन गिन रहे हैं आजादी के लिए, ऐसे माहौल में जिस दिन को हमने सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया, सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया, उसकी इंपॉर्टेंस तो खत्म नहीं होनी चाहिए, उस डेट की इंपॉर्टेंस तो खत्म नहीं होनी चाहिए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि यार देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान तो बनी गया है, 2 महीने और वेट कर लेते हैं और 26 जनवरी को हम ऐसा करते हैं, संविधान को लागू कर देते हैं। आजादी तो 15 अगस्त 1947 को हो गई, तो स्वतंत्रता दिवस तो अब 15 अगस्त को मनेगा, पर इस डेट की इंपॉर्टेंस जो 18 साल तक बनी रही है वो नहीं खोनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं 26 जनवरी को हम देश में संविधान लागू कर देते हैं और उसे सेलिब्रेट करेंगे गणतंत्र दिवस के तौर पे। और इस तरह से हमारा ये मान के चलो कि गणतंत्र दिवस आज के टाइम में 26 जनवरी को है, 1947 से पहले ये स्वतंत्रता दिवस हुआ करता था। ठीक है भाई, तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे हम 1947 से पहले 26 जनवरी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय डैश इन 1946। बताओ भाई, उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया? जल्दी बताओ भैया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया? बहुत बढ़िया। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। बेटा देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर को पहला दिन है संविधान सभा का जब वो काम कर रही है ना। फिर दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर को 1946 में, तो इस दिन भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। और 13 दिसंबर को नेहरू जी लेके आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेहरू जी क्या लेके आ जाते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव लेके आ जाते हैं नेहरू जी। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव में है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं भाई। उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी ये बताना चाह रहे हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान जो बनाया जा रहा है उस संविधान का उद्देश्य क्या है, उस संविधान का पर्पस क्या है, उस संविधान से कैसे लोगों को फायदा मिलेगा।
तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान के उद्देश्य को बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को बताता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है लोगों के लिए। तो संविधान का उद्देश्य यह है कि लोगों को स्वतंत्रता मिले यानी लोगों को फ्रीडम मिले, लोगों को स्वतंत्रता मिले यानी लोगों को फ्रीडम मिले, लोगों को समानता मिले, लोगों को इक्वालिटी मिले, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना करे, ठीक है, इक्वालिटी, समानता, इक्वालिटी, फ्रीडम, स्वतंत्रता। उसके अलावा लोगों को न्याय मिले, लोगों को न्याय मिले यानी जस्टिस मिले, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ संविधान का उद्देश्य है भाई स्वतंत्रता, समानता और न्याय तो है ही, उसके अलावा संविधान का उद्देश्य क्या है, फ्रेटर्निटी डेवलप करना, भाईचारे की भावना पैदा करना, हिंदुस्तान के सभी धर्मों के लोगों के बीच में भाईचारे की भावना, ठीक है, भाईचारे की भावना यानी कि फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ठीक है भाई, भाईचारे की भावना। तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे की भावना बनी रहे, यही इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का उद्देश्य था। और एक चीज याद रखना बेटा, 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है। ठीक ध्यान से देखो, लगभग एक महीने बाद यानी कि 22 जनवरी 1947 को, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं भाई, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ और 22 जनवरी 1947 को यानी लगभग एक महीने बाद ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बन गया प्रियम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बन गया, प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको कहां डाल दिया गया, प्रियम्बल में, और प्रियम्बल बन गई है। तो याद रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही प्रियम्बल है, प्रियम्बल ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ठीक है। चलो, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब संविधान की समरी। अगर आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना पर जानना है कि संविधान में क्या है तो प्रियम्बल पढ़ लो। तो भैया जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। चलो नेक्स्ट, हु अमंग द गिवन इज नोन एज, देखो, हु अमंग द गिवन इज नोन एज कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के सुलेखक कौन हैं? तुम सब जानते हो, मैंने यूट्यूब पर भी करवाया है, क्योंकि अब लिमिटेड सवाल हैं इस चैप्टर से तो रिपीट तो होंगे ही, पर ऐसा है कि जब बार बार रिपीट होते तो रिवीजन हो जाता है। बिल्कुल, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश वर्जन को लिखा है हमारे संविधान के। इंग्लिश वर्जन को किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, वो भी फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में। कौन से फॉन्ट में लिखा है? फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में। तो फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में इंग्लिश वर्जन को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और बेटा देखो, हिंदी में जिसने लिखा है उनका नाम है, हिंदी में जिसने लिखा है उनका नाम है वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण या कृष्णन वैद्य। तो वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी वर्जन लिखा है। और ये जो नंदलाल बोस हैं, इन्होंने डेकोरेट किया है संविधान के पेजेस को, डेकोरेट किया है, ही डेकोरेटेड द पेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के पन्नों को डेकोरेट किया है, सजाया है इन्होंने, डेकोरेटेड द पेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के पन्नों को डेकोरेट किया है नंदलाल बोस ने। तो इंग्लिश वर्जन लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में, वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी है हिंदी में हमारे संविधान को, और नंदलाल बोस ने हमारे संविधान के पेजेस को सजाया है। बाकी एक बार देख लो बेटा, तुम सब जानते हो कि हमारे देश का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तो लॉन्गेस्ट है ना, एक तो लॉन्गेस्ट है, दूसरा डिटेल्ड है। भाई डिटेल्ड है तभी तो लॉन्गेस्ट है,
डिटेल्ड है और हैंड रिटन है। और हैंड रिटन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टाइप्ड फॉर्मेट में तो है ही नहीं, हाथों से ही लिखा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, हाथों से ही लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने, और हाथों से ही पूरी एक तरीके से कलाकारी इन्होंने की है, सजाया है पूरी तरीके से, कोई कहीं से कुछ कट कॉपी पेस्ट नहीं, ठीक है, कोई टाइपिंग नहीं, कुछ नहीं। टाइप्ड फॉर्मेट में तो है ही नहीं हमारा संविधान, लिखित फॉर्मेट में है। तो ये याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने ही हमारे देश का संविधान इंग्लिश वर्जन में लिखा, और वो इस तरह से लिखा। ये देखो, ये है फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल, और वो रहे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जिन्होंने संविधान लिखा। देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, राइट टू फ्रीडम, संविधान, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार यहां पे लिख रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स लिख रहे हैं यहां पर, और कितनी बढ़िया हैंड राइटिंग है। उसके बाद देखो, ये जो पेज है, जैसे हमारे संविधान का ये जो पेज है, पार्ट 5 द यूनियन लिखा हुआ है, इसके आसपास ये बॉर्डर देख रहे हो, ये सजाने का काम किया है नंदलाल बोस ने। ये जो बॉर्डर बनाया है, ये है नंदलाल बोस के द्वारा बनाया हुआ। क्लियर है भाई, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, सेशन ही खत्म। तो हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर खत्म हो गए हैं, ठीक है भाई। तो जो भी बच्चे अभी भी अटके हुए हैं बेसिक्स में, फटाफट से लिमिटेड टाइम ऑफर को फटाफट से ग्रैब करो और बढ़िया तरीके से कोर्स में तैयारी करो। एक बार करो पर मजेदार तरीके से करो, ताकि बार बार जीके पढ़ने का झंझट ना हो। बहुत बढ़िया बैच, बहुत बढ़िया कोर्स है, सभी लोग जल्दी से एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए यहीं पे चीजों को खत्म करते हैं, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ पॉलिटी के। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है भाई। थैंक यू सभी को हैप्पी दिवाली। और अभी तो हैप्पी दिवाली थोड़ा दूर है, करते रहेंगे विश।